आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए सेटिंग। और इसके साथ ही एक और टॉपिक को भी स्टडी करेंगे जिसका नेम है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंशन और एक्सेलरेशन क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। टेंशन और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर साइड पर एक स्टैंड नज़र आ रहा है। अब ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है इसका वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन जो टेंशन है, रस्सी का खिंचाव है, वो ऊपर की तरफ है। दिस मीन्स डैट कि टेंशन जो है वो एक्टिंग अपवर्ड है। जब ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो टेंशन है वो वेट के इक्वल होगी। दिस मीन्स डैट कि रस्सी का खिंचाव उतना ही होगा जितना वेट होगा। अगर वेट बढ़ा देंगे तो रस्सी के अंदर खिंचाव बढ़ जाएगा, जिसका मीनिंग ये होगा कि टेंशन भी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ वेट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करते हुए हम टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्दर टॉपिक में फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये जो आपको एक व्हील टाइप नजर आ रहा है और इसके ऊपर से ये जो लाइन नजर आ रही है, ये असल में रस्सी है। जो रस्सी इसके ऊपर से गुजर रही है और इसे एक बॉक्स के साथ अटैच किया गया है। ये बॉक्स ए है जिसका साइज जो है वो लार्ज है, और जो बी बॉक्स है उसका साइज है स्मॉल। इसका मतलब ये है जो बॉक्स ए है इसका वेट होगा ज़्यादा। इसका वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि टेंशन भी इसमें ज़्यादा होगी। और ये जो बॉक्स बी है इसका वेट कम है तो इसकी टेंशन भी कम होगी। तो फर्दर अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये टेंशन की वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे। ये ऊपर एक स्टैंड है फिक्स जिसके साथ फ्रिक्शनलेस पुली है। मीन्स दैट कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो कम से कम होगी। जैसे ही यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग नज़र आ रही है ये आगे की तरफ मूव करेगी डाउनवर्ड, क्योंकि जो ब्लॉक ए है उसका वेट है ज़्यादा, वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो ये जो स्ट्रिंग नज़र आ रही है ये इसके ऊपर से पास हुई है, ये भी डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन कम से कम होगी। अब जैसे ये हैवी बॉडी जो ए शो हो रही है ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो इसके साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड डाउन होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर होगा वो अपवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वेट कम है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पैदा होगा, और जो राइट साइड पे है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मैसेज m1 एंड m2 कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ। इसका मीनिंग ये है कि जो टू बॉडीज हैं ए और बी, इसका मैस है m1 और इसका मैस बी का होगा m2। ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, मीन्स कि एक रस्सी के साथ दोनों को बांधा गया है और एक पुली के ऊपर से इसे गुजारा गया है। और जिस रस्सी के साथ इन दोनों मैसेज को बांधा गया है, ए और बी को बांधा गया है, वो इनएक्सटेंसिबल है। दिस मीन्स डैट कि उसके अंदर खिंचाव कम से कम है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है। अब अगर डायग्राम में देखा जाए जो बॉडी ए है उसका मैस है ज़्यादा, तो इसलिए हम ये कहेंगे बॉडी ए विल मूव डाउनवर्ड एंड बॉडी बी विल मूव अपवर्ड। दिस मीन्स डैट कि जो बॉडी ए है इसका वेट ज़्यादा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जो बॉडी बी है ये स्मॉल है इसलिए ये अपवर्ड मूव करेगी। जब बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही होगी वो फोर्स भी ज़्यादा होगी रेदर देन द बी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ही बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो रस्सी के अंदर जो खिंचाव पैदा होगा वो कितना होगा। जैसे जैसे बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करती जाएगी तो जो रस्सी है उसके अंदर टेंशन भी इंक्रीज होगी। टेंशन असल में खिंचाव को कहा जाता है। तो सिंस द बॉडी ए मूव डाउनवर्ड, हेंस इट्स वेट m1g इज ग्रेटर देन टेंशन t इन द स्ट्रिंग। क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, और टेंशन जो है वो कम से कम होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि रस्सी को अगर ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा सा ढीली छोड़ी हुई होगी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ खिंचाव थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे ही खिंचाव थोड़ा सा कम होगा तो जो भी बॉडी उसके साथ अटैच है वो नीचे की तरफ मूव करती जाएगी। अब वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करती जाएगी। अगर खिंचाव कम नहीं करते, आप रस्सी को ढीला नहीं छोड़ते, टेंशन कम नहीं करेंगे, तो बॉडी तो डाउनवर्ड मूव करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर बॉडी डाउनवर्ड इसलिए मूव कर रही है कि आपने इनएक्सटेंसिबल वायर ली है, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल खिंचाव नहीं है, ढीली छोड़ी हुई, जिसकी वजह से जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव करता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर खिंचाव कम है, टेंशन कम है।
जिसकी वजह से हम ये कहेंगे जो बॉडी ए है उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और बॉडी का वेट जो है वो इक्वल टू होगा m1g। ये फार्मूला असल में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था, F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg। इसलिए जो वेट है वो mg के इक्वल लिया जाता है और वन साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं। जब बॉडी बी की बात करेंगे तो तब यहाँ पर लिखेंगे m2 और m2g से उसका वेट रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर टेंशन देखी जाए, जो बॉडी ए है उसके अंदर टेंशन कम होगी, टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसलिए जो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी बॉडी ए के ऊपर वो होगी m1g माइनस टी के इक्वल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होती है वो एम ए के इक्वल होती है। तो ये सारी वैल्यू फोर्स के इक्वल है जो इसमें हमने पहले फाइंड किया है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए। तो ये सारी वैल्यू फोर्स के इक्वल है, इज इक्वल टू हम ले लेंगे एम ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, मीन्स कि ये जो स्मॉल बॉडी है इसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है और टेंशन कितनी एक्ट कर रही है, उससे भी एक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये जो बॉडी बी है ये स्मॉल है, इसके अंदर वेट कम है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगी क्योंकि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो रस्सी तो ढीली छोड़ ही नहीं सकते। मीन्स कि वहाँ पर टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप किया जाता है या खींचा जाता है तो रस्सी को ढीला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सख्त हो जाती जितनी ज़ोर से आप खींच रहे हैं। और अगर वहाँ पर वेट कम है तब भी टेंशन इंक्रीज़ ही होती है, और अगर वेट बहुत ज़्यादा होगा और आप किसी बॉडी को लिफ्ट अप कर रहे हैं तो टेंशन वहाँ पर और भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है क्योंकि ए बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, बी अपवर्ड मूव कर रही है, तो यहाँ पर खिंचाव बहुत ज़्यादा होगा। दिस मीन टेंशन ज़्यादा होगी और वेट कम होगा। फर्दर अगर इसमें देखा जाए, इट्स वेट W2 इज इक्वल टू m2g एक्टिंग डाउनवर्ड एंड टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड। अब यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो वेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है और टेंशन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि रस्सी के अंदर खिंचाव ज़्यादा है और वेट बॉडी का जो है वो कम है। वेट ऑफ बॉडी ए इज़ ग्रेटर देन बी इफ़ बी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे हम इस तरह से लेंगे कि टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है, वेट की वैल्यू कम है, इसलिए हम ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, T माइनस m2g। यहाँ पर m2g इसलिए लिया क्योंकि हम बॉडी बी की बात करें, बॉडी ए की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर क्या था, वेट ज़्यादा था इसलिए m1g पहले लिखा, टेंशन कम थी उसे उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, T माइनस m2g आ जाएगा। आगे न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम इसे लिखेंगे T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, क्योंकि ma फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू ma न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फार्मूला होता है। यहाँ पर बॉडी B की बात करें इसलिए साथ m2 लगा रहे हैं। फर्दर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फर्दर देखते हैं कौन सा रिजल्ट आता है। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, m1g माइनस m2g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू m1a माइनस m2a। तो ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू जो है ये आपस में कट जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास m1 माइनस m2 और g को बाहर दोनों में से कॉमन ले लिया और राइट साइड पर भी m1 माइनस m2 को लिख लेंगे, a जो है दोनों में कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, a यहीं पर रह जाएगा और दूसरी वैल्यू जाकर वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमने जी की वैल्यू को फाइंड करना है तो ये जो लेफ्ट साइड वाली बाकी वैल्यूज़ हैं ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है हमने एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ए यहाँ पर रह जाएगा और m1 प्लस m2 नीचे जाकर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम रह जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमने फर्दर वैल्यू फाइंड करनी है टेंशन की। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रही है, अब इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे तब हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर T माइनस m2g वैसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू m2 वैसे ही लिखा जाएगा और a की जगह पर एक्सेलरेशन की जो अभी वैल्यू फाइंड किया उसे पुट करेंगे। अब जैसे ही हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो T माइनस m2g वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू m2 भी वैसे ही आ गया। a की जगह पर ये सारा फैक्टर जो है यहाँ पर हमने पुट कर दिए, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो नेगेटिव में वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगी और इस साइड पर सिर्फ हमारे पास टेंशन की वैल्यू रह जाएगी। मीन्स कि टी यहाँ पर वैसे रह गया,
ये जो माइनस में वैल्यू ये उधर जाकर प्लस होगी, माइनस एम टू जी है, इधर आकर प्लस एम टू जी हो गया, और ये वाली सारी वैल्यू वैसे की वैसे हमने यहाँ पर लिख दी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली एक वैल्यू है और राइट साइड पे ये जो सारा फैक्टर है ये एक वैल्यू है, तो दोनों में m2 कॉमन है, m2 को कॉमन ले लेंगे और g साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि g भी दोनों में कॉमन है, तो बाकी सारी वैल्यू अंदर वैसे की वैसी आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे m2g, ये m2g हमने बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह पे अंदर एक आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू सारी हमने कॉमन निकाली, प्लस m2 हमारे पास जो था वो हम कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए इस m2 को यहाँ नहीं लिखेंगे। बाकी ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया लेकिन जी भी कॉमन लिया, ये भी बाहर आ गया, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, तो इस वाले फैक्टर m2 जी की जगह पर 1 आ गया, और ये वाला सारा फैक्टर जो है m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2, ये वाला फैक्टर वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, m1 प्लस m2 को नीचे एलसीएम में ले लिया, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास टेंशन की आ जाएगी।